So let us start. So you will study about adsorption in this particular chapter. You have studied about absorption already in the previous classes. So what is the difference between first adsorption and absorption? Adsorption is when the concentration of any जो absorb हो रहा है जिसे हम adsorbent कहेंगे, उसकी जो concentration है वो surface पे ज़्यादा है. ठीक है, तो concentration is on surface only, more on surface. ठीक, जैसे कोई चीज़ ली तो यहाँ वो एब्जॉर्ब हुआ है, अंदर नहीं गया, मटेरियल के अंदर नहीं गया. ठीक है बेटे, देन वी टेल एट्स एब्जॉर्प्शन. जैसे कि अगर आप सिलिका जेल लेते हो तो सिलिका जेल पे वाटर वेपर एब्जॉर्ब होते हैं, और वही अगर आप कैल्शियम क्लोराइड लेते हो, अगर मैंने यहाँ पे आपको सिलिका जेल आपकी जो वाटर बॉटल्स में आती है वो दे दी, और आपने अगर इसको वाटर में डाल दिया तो आप क्या देखोगे, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर आएंगे, सिर्फ सरफेस पे, बल्क पे बहुत कम जाएंगे. तो इसे कहेंगे कि जो सिलिका जेल है उसके ऊपर जो वाटर वेपर हैं वो एब्जॉर्ब हुए हैं. दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ठीक, जब मैं बात करूँगी एब्जॉर्प्शन की तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन इज मोर इन द बल्क. कॉन्सेंट्रेशन इज मोर इन द बल्क. ठीक, फॉर एग्जाम्पल जो आपके डेसिकेटर्स होते हैं लैब में, उसके नीचे एक मटेरियल डाला जाता है जिसे हम कहते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. अब जब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालते हो तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्व करता है, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर जाता है, तो वो बल्क के अंदर जाता है एज़ कम्पेयर टू वो सरफेस पे नहीं रहता. अगर यही हम सिलिका जेल जो वाटर बॉटल्स में आती है आपकी, वो सिर्फ सरफेस पे एब्जॉर्ब करती है, सरफेस पे वेपर्स होते हैं. अगर यही कैल्शियम क्लोराइड जो डेसिकेटर्स में अवेलेबल हैं, सो बेटे एब्जॉर्प्शन होती है जो सरफेस पे है, एंड एब्जॉर्प्शन होती है वो बल्क फिनोमिनन है. जैसे कि सिलिका ऑक्साइड, सिलिका जेल की बात करें, जो छोटे छोटे बैग्स आप देखते हो, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो सरफेस पे जाता है उसके. और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो डेसिकेटर्स एंड ऑल में यूज़ होता है लैब्स में, उसमें आपका जो वाटर वेपर्स हैं इट इज़ एब्जॉर्बिंग, मीन्स वाटर वेपर इज़ गोइंग इन द कैल्शियम क्लोराइड इन द बल्क वे, इनसाइड जा रहा है उसके. ठीक है, सो this must be clear what is the difference between adsorption and absorption. So in adsorption, the molecular species or substance is retained on the surface, you can say. So we can say higher concentration of molecule is on the surface rather than in the bulk. ठीक, अब ये जो हमारी सिलिका जेल थी जिसके ऊपर एड्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, उसे कहते हैं एड्जॉर्बेंट. तो दिस इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट. और जो एड्जॉर्ब हुआ है, इसमें एड्जॉर्ब क्या हुआ है, वाटर वेपर है ना. जो वाटर वेपर जो स्पीशीज एक्यूमुलेट हुई है उसे कहते हैं एड्जॉर्बेट. ठीक है बेटे, जिसके ऊपर एड्जॉर्ब होता है. ठीक, द सरफेस ऑन विच एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस इट्स कॉल्ड एड्जॉर्बेंट. एंड जो स्पीशीज एड्जॉर्ब हो रही है, जो स्पीशीज एक्यूमुलेट हो रही है ऑन द सरफेस, द स्पीशीज विच इज एक्यूमुलेटिंग इज नोन एज एड्जॉर्बेट. जैसे फिश के लिए आप बेट डालते हो तो फिश मेन है आपकी जो है एड्जॉर्बेंट, और जो ऊपर लग रहा है दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट. सो इफ़ वी हैव टू टेक वन ऑफ द एग्जाम्पल आई हैव टेकन ऑलरेडी, कि आपका जैसे सिलिका जेल है, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसमें एब्जॉर्प्शन होती है रैदर देन एब्जॉर्प्शन. इन द सेम वे जो आपकी रॉ शुगर है, जो अगर आप शुगर निकालते हो शुगर केन की, तो वो ब्राउनिश कलर की होती है. इट इज़ ब्राउनिश इन कलर द रॉ शुगर. ठीक है,
तो इसको वाइट करने के लिए, इसको डीकलराइज करने के लिए इसको किस में डाला जाता है? एक्टिवेटेड एनिमल चारकोल में। चारकोल क्या करता है? चारकोल इसका जो ये जो ब्राउन कलर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ऊपर, इट विल एब्जॉर्ब ऑन इट। ठीक है, तो आपकी जो रॉ शुगर है वो वाइट कलर की हो जाती है। वो हम कैसे करते हैं कि हम अपनी शुगर लेते हैं, उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। आई टॉक माई शुगर एंड डिज़ोल्व इन द वाटर, और इसको मैं स्टर करूँगी और इसके बीच में एक पिंच ऑफ एनिमल चारकोल डाल दूँगी। अब एनिमल चारकोल क्या करेगा? वो उसका सारा जो ब्राउन कलर है वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, सिलिका जेल है, ऑलरेडी टेकन एग्जांपल, वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है। तो जितने भी आपके बैग्स, लेदर्स बैग्स एंड ऑल बॉटल्स आती हैं उसमें सिलिका जेल का एक पाउच डल के आता है, इवन क्लोथ्स के अंदर कभी कभी लगा होता है। ठीक है, इवन गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, अमोनिया होगी, ये वाली भी एब्जॉर्ब होती हैं एंड ये चारकोल के ऊपर, क्योंकि ये वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेती हैं। तो ये गैसेस एब्जॉर्ब होती हैं। अगर आप एक बंद वेसल में ये गैसेस डाल दोगे, मान लो मैंने अमोनिया डाल दिया और साथ में मैंने डाल दिया चारकोल, तो मैं क्या देखूंगी बेटे? थोड़ी देर के बाद अमोनिया का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अमोनिया का प्रेशर क्यों कम हुआ? क्योंकि ये जो चारकोल है इसने अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया, किसको? अमोनिया को। ठीक है बेटे, अब लेट अस सी कि what is the mechanism of the absorption, why absorption occur? क्योंकि बेटे in the evaporation chapter also you have studied बेटे, जो surface पे molecule होते हैं उनमें unbalanced forces होते हैं। ठीक, unbalanced forces we have studied in that also। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये जो molecules हैं ये अनसाइड हैं, जो अट्रैक्शन सारी तरफ से फील कर रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सबकी तरफ से। द लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके इनसाइड, तो इनको ऑल जगह से फोर्सेस मिल रही हैं, मगर जो सरफेस पे हैं द मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, तो सरफेस पे इनको कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ इनसाइड अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं। तो दीज आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और जो इनसाइड हैं वो दे फील अट्रैक्शन ऑन ऑल द साइड्स, दे फील अट्रैक्शन ऑन ऑल द साइड। क्योंकि ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो हैं ये रिजल्टेंट हैं कि एब्जॉर्प्शन होने की, जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल फोर्सेस ऑल्सो। ठीक है, जब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। ठीक है, एंड दस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन केस, इन दिस केस एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक सो द रिएक्शन टेक प्लेस। ये कैसे होती है? इफ़ यू अंडरस्टैंड द गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हमें पता है कि गिब्स एल्मोंड्स ने हमें कहा था कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में आए तो कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन। ठीक है, कि ये एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है, इसमें क्या होता है? तो आप बोलते हो कि थर्मोडाइनमिकली ये जो एब्जॉर्प्शन है दिस इज़ फिजिबल। वाई? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी आपसे पूछा जाता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें एक इंथैल्पी चेंज अकर कर रही है। जब 1 मोल ऑफ एड्जॉर्बेंट इज एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस देयर इज रिलीज इन एनर्जी। अब अगर इस इक्वेशन को देखो ध्यान से बेटे, डेल्टा एस इज एंट्रोपी, इट इज एंट्रोपी। क्या एंट्रोपी बढ़ रही है कि कम हो रही है? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अगेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम डेल्टा एस की बात करें जो एंट्रोपी है, अगर यहाँ पे आगे कुछ एड्जॉर्ब हुआ तो मीन्स हम मॉलिक्यूल हिल नहीं पाएंगे, मॉलिक्यूल हिल नहीं पाएंगे, तो डेल्टा एस तो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, रैंडमनेस कम हो जाएगी, फ्री मूवमेंट अब नहीं होगी। तो ये जो पूरी टर्म है वो क्या चली जाएगी? नेगेटिव में चली जाएगी, इजंट इट? कोई भी रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी आपकी नेगेटिव में होनी चाहिए,
हमने डेल्टा जी इस मैक्सिमम वर्क डन निकालने के लिए इसको नेगेटिव करते हैं, तभी हम रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। और ये जो एड्जॉर्प्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपको ली चैटरली प्रिंसिपल याद हो तो हम ये कहते थे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हैं वो डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ होंगी। अगर टेम्परेचर पहले ही हीट एनर्जी बाहर निकल रही है तो आपको बाहर से हीट एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हीट एनर्जी दोगे तो रिएक्शन क्या चली जाएगी, रिवर्सिबल, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, अब ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जब एड्जॉर्प्शन होती है तो इंथैल्पी चेंज आती है, एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जो एनर्जी है वो कम हो रही है, क्योंकि रेजिडुअल फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो रही है। तो ये चीज़ नेगेटिव में हो रही है। अगर इसको नेगेटिव में बनाने के लिए कि हमारी डेल्टा एच ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा रिलीज़ होगी तभी हमारी रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि डेल्टा एस जो एंट्रोपी है वो तो अपोज कर रही है। तो ये रिएक्शन करवाने के लिए ये कम नेगेटिव हो तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा बेटे, लो। तभी तो ये अगर दोनों कंबाइन करो ली चैटरली प्रिंसिपल और ये, कि डेल्टा जी नेगेटिव में तभी होगी जब ये टर्म छोटी हो जाएगी। ये जब कब छोटी होगी, अगर डेल्टा एस तो पहले ही बढ़ी जा रही है, डेल्टा सब कम हो रही है, क्योंकि डेल्टा एस क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, दैट इज बिकमिंग लेस एंड लेस। ठीक है बेटे, दिस फैक्टर इज नॉट फेवरिंग। अगर ये ज़्यादा बढ़ती तो ये नेगेटिव में चली जाती है, अगर ये कम हो रही है। अब ये रिएक्शन को फिजिबल करवाने के लिए हमें जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बेटे आप ये सोचो कि हम किसी को एड्जॉर्ब करवा रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे उसके मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो दूर चले जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट, वो दूर चले जाएंगे। हाँ जी हरसिमरन। हम जस्ट अ डाउट कि हाँ जी, आप कह रहे हो कि टी और डेल्टा एस को कम करना है, हाँ तो वो टी इतना डेल्टा एस कम इज नहीं इन हो जाएंगे? नेगेटिव, इट इज़ इन नेगेटिव। ठीक है, तो डेल्टा एच फेवर कर रहा है, टी डेल्टा एस तो अपोज कर रहा है ना बेटे। डेल्टा तो एस फिर वो बढ़ेगा तो माइनस जी अपोज कैसे होगा, करेगा। माइनस डेल्टा जी? हम्म, तो वो माइनस डेल्टा जी कैसे होगा? बेटे जब डेल्टा एच बढ़ेगा, जब ये रिएक्शन एक्सोथर्म में होगी तभी ये नेगेटिव में जाएगा। डोंट यू रिमेंबर क्लास +1 थर्मोडाइनमिक्स? मैम डेल्टा एच बढ़ रहा है, हाँ डेल्टा एच टी डेल्टा बढ़ेगा। एस कम हो रहा है, अगर ये भी ऑफ नेगेटिव में कोर्स है, ये भी रिएक्शन होगी। नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटे, अच्छा फिर ठीक है। पॉजिटिव, इजंट इट? डेल्टा एस अगर कम हो रहा है तो मतलब नेगेटिव कम हो रहा है ना, वो वैल्यू डिक्रीज की तरफ जा रही है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हरसिमरन? दिस इज ऑल्सो इन नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो इन नेगेटिव। तो अगर इसकी वैल्यू कम होगी तभी ये फेवर करेगा, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू आपको कम करनी पड़ेगी। ओके बेटे, तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में, क्योंकि आपके अब 22 मार्क्स के एमसीक्यू या सर्शन रीजनिंग हो गए हैं। तो आपने ये याद रखना है, जो एड्जॉर्प्शन रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है नो डाउट डेल्टा एच नेगेटिव में चली जाएगी, मगर वहाँ ही हमें एंट्रोपी फेवर नहीं कर रही है। एंट्रोपी जितनी पॉजिटिव में होती है तो नेगेटिव की वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। हाँ जी बेटे पवन। मैम आपने कहा डेल्टा एस नेगेटिव है और टेम्परेचर को अगर ये कंडीशन शो करनी है तो टी भी लो होएगा, बट अगर हाँ टेम्परेचर टी में लो देखिए होगा, अगर हाई इंक्रीज कर रहा है, रखोगे नेगेटिव तो पे ये जा रहा पूरी है। वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी बेटे। अगर टी से आप डेल्टा एस मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस मैम। समझ गए? यस। अगर आप टी की वैल्यू बढ़ा देते हो तो टी के साथ डेल्टा एस मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जो टी डेल्टा एस आंसर है वो नेगेटिव में आएगा।
Pavas, isn't it? Say yes or no. नो मैम। आप टेम्परेचर को मान लो मैं यहाँ पे 300, 500, 600 जो भी टेम्परेचर लेती हूँ, उसको डेल्टा एस के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये पूरी टर्म नेगेटिव में हो जाएगी और ज़्यादा नेगेटिव में हो जाएगी कि नहीं होगी? यस मैम। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब ये नेगेटिव में है तो ये भी नेगेटिव, इसके आगे नेगेटिव साइन है, तो ये मैम नेगेटिव मैं कह रहा नेगेटिव हूँ क्या हो अगर जाएगा? टेम्परेचर भी पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में हम ले लें, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना। बेटे डिक्रीज यू आर टेकिंग लाइक 0 डिग्री, यू आर टेकिंग लाइक दिस। आप ये सोचो ना, अगर ये पूरी अब डेल्टा एस कम हो रही है, मतलब डेल्टा एस किस में जा रही है बेटे? नेगेटिव में जा रही है ना। अगर डेल्टा एस कम हो रही है तो डेल्टा एस किस में जा रही है? नेगेटिव में जा रही है। डेल्टा एस Yes, क्या ma'am. है? प्रोडक्ट माइनस रेक्टेंट, इजंट इट पवन? यस तो प्रोडक्ट की Yes, ma'am. एंट्रोपी कम हो रही है, रेक्टेंट की ज़्यादा, इसका मतलब यही है। इजंट इट पवन? Yes, यस ma'am. बोलते रहो, है ना। तो ये अगर नेगेटिव में है तो यहाँ पे इसके आगे कौन सा साइन होता है? नेगेटिव का साइन होता है। ओके ठीक है। अगर इसके साथ हम टेम्परेचर भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये ज़्यादा नेगेटिव नहीं बन जाएगी, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फैक्टर फेवर करेगा क्या? नो मैम। बस। तो अगर अगर ये फैक्टर फेवर ही नहीं कर रहा, हमारी डेल्टा एस नेगेटिव में आ रही है, तो इसको कम टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये डेल्टा जी नेगेटिव में जाएगी कि नहीं जाएगी? यस क्लियर्ड? यस मैम। ठीक है। तो आप ये देखो Yes, ना, ma'am. डेल्टा एस क्या होती है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो ये इसकी ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव में है आपकी वैल्यू, ये चीज़। तो इसको टेम्परेचर के साथ ये ज़्यादा नेगेटिव बन जाएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये चीज़ पॉजिटिव में जितनी जाएगी डेल्टा जी को फेवर नहीं करेगी, तो इसको हमने लो टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा। ओके डन? हाँ जी, चलिए आगे। अब तो आपको ये पॉइंट याद रखना है बेटे, एड्जॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमिनन है। एड्जॉर्प्शन पे आप किसी चीज़ को एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब करवाते हो। फिर आपने ये पॉइंट रखना है कि ये फिनोमिनन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होने के कारण ली चैटरली प्रिंसिपल ने हमें ये बताया था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसको अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में जानी है तो टेम्परेचर आपको लो करना पड़ेगा। अगर आप थर्मोडायनेमिक के हिसाब से भी समझो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में होगी तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, मगर ये वाला जो फैक्टर है ये हमें अलाउ नहीं कर रहा। तो अगर ये फैक्टर को अगर हमने क्या चाहते हैं कि अलाउ करे तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? लो करना पड़ेगा। ठीक है बेटे। और एड्जॉर्प्शन होती क्यों है? क्योंकि देयर आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सेम जैसे हम इवेपोरेशन की बात करते थे, वो भी सरफेस फिनोमिनन था कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, उस फोर्सेस को बैलेंस अप करने के लिए सरफेस पे एड्जॉर्ब होते हैं, दैट इज़ व्हाई एड्जॉर्प्शन अकर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बेटे, अगेन ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन physical and chemical adsorption. So 2 type of adsorption are there. I am not taking them individually. I'll take as a difference and explain you side by side. ठीक है? So next is बेटे type of adsorption. Type of adsorption. तो first absorption is physical से आती है, absorption. ठीक है। नेक्स्ट इज बेटे केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एंड फिजिकल, देखो नेम से पता चल रहा है, हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़ी हुई है 9th स्टैंडर्ड में, कि फिजिकल चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शन करते थे हम, और फिज़िकल चेंजेस में हम फिज़िकल रिएक्शन देखते थे। तो इन द सेम वे फिज़िकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में यही सब कुछ हम फ़र्क देखेंगे कि एक स्पेसिफिक होगी, एक इतनी स्पेसिफिक नहीं होगी, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड बनेंगे तो इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे।
तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ फोर्सेस की बात कर लें इसमें। नेचर ऑफ फोर्सेस, ठीक है बेटे। तो आपको पता है कि फिजिकल है तो सिंपल फोर्सेस, सबसे सिंपल कौन से है, वंडर वॉल। तो वीक वंडर वॉल फोर्सेस बनेंगे इसमें, ठीक है, जिसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं। और इसमें कौन से बनेंगे, केमिकल बॉन्ड, जो बॉन्ड बनेगा वो केमिकल बनेगा, तभी इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, नेम से पता चल रहा है हमें। द बॉन्ड इज केमिकल वन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो हमने देखा कि जब कोई भी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है तो ये एक्सोथर्मिक है, तो देयर विल बी इंथैल्पी चेंज, मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसमें वीक फोर्सेस बन रहे हैं तो इसमें फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ये इंथैल्पी चेंज है जो वो लो होगी। वो कितनी लो होगी, वो 20 to 40 किलो जाउल्स पर मोल होगी, ठीक है बेटे। क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आपको पता है उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें जो एनर्जी चेंजेस है वो 80 to 120 किलो जाउल पर मोल होंगे, ठीक। क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, उतनी इंथैल्पी में चेंज होगी। तो ये यूजली टेम्परेचर की बात करें, ये यूजली अक्कर है लो टेम्परेचर। ऑब्वियसली वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ऐसे उन्होंने सिर्फ एड्जॉर्ब करना है बिल्कुल ढीले ढाले बॉन्ड्स बना के, तो लो टेम्परेचर पे ही बनाएंगे। ये अक्कर करती है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है बेटे बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड आपने बनाने हैं। तो आपको ये पता है, अब आपने केमिकल काइनेटिक्स कर ली, आपको इनिशियली एक थ्रेशोल्ड एनर्जी देनी पड़ती है कि एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि बॉन्ड इस्टेब्लिश करने हैं तो आपको टेम्परेचर थोड़ा सा हाई करना पड़ता है, उसके बाद चाहे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है बेटे। क्योंकि इनमें एक बॉन्ड बनने हैं स्ट्रॉन्ग, तो आपको पता है कोई भी केमिकल बॉन्ड बनने के लिए आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। चाहे पेट्रोल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसको भी तीली लगानी ही पड़ती है, फिर ही वो रिएक्शन होती है, ठीक है। और एक इवेपोरेशन हो रही है क्योंकि वो फिजिकल चेंज हो रहा है, वो एज सच हो रहा है। एक वाटर को बॉयल करना है, वो हमें हीट करना ही पड़ेगा। तो ये सम टेम्परेचर ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं जस्ट टू प्रोवाइड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर दोनों को, क्योंकि हम डिफरेंस की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो अगर कंपैरेटिवली देखें तो इसका हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है बेटे। देन बात करते हैं स्पेसिफिटी की, स्पेसिफिसिटी। तो देखो वीक फोर्सेस बनने हैं, वीक फोर्सेस बनने के लिए कोई स्पेसिफाई नहीं होना चाहिए कि मैंने इसके साथ ही एड्जॉर्ब होना है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है। जो गैसेस हैं सारे सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि सारे सरफेस के ऊपर बेटे रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं, क्योंकि सारे सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, देयर आर सम रेजिडुअल फोर्सेस। तो जनरली जो गैसेस हैं वो सारे सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाती हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बना के। मगर इनकी बात करें, इनकी स्पेसिफिटी की बात करें, अगर इन्होंने केमिकल बॉन्ड्स बनाने हैं तो केमिकल बॉन्ड तो आपको पता ही है ऐसे तो बन ही नहीं सकते। अगर दोनों में लिंकेज होगी, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्शन फील करेंगे तभी बन सकते हैं। मीन्स दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है बेटे। दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। तो ये देखो इतने पॉइंट पहले क्लैरिफाई करो कि इसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं बेटे। इसमें से सीधा डिफरेंस क्वेश्चन आता है, तो इसको आप डिफरेंस की फॉर्म में, कोई आपको अलग करेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछते। अगर इतने पोर्शन में देखा जाए, एक ये 3 मार्क्स का डिफरेंस, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए कि ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, केमिकल बॉन्ड है। क्योंकि इसमें वीक फोर्सेस हैं तो इंथैल्पी चेंजेस इतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो इंथैल्पी चेंजेस ज़्यादा हैं।
इनमें ये लो टेम्परेचर भी हो जाएंगे, वीक से बॉन्ड बनाने इन्होंने, इनको कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, ये स्पेसिफिक नहीं होंगे क्योंकि अगेन इन्होंने वीक बॉन्ड ही बनाने हैं और ये स्पेसिफिक होंगे। अब नेक्स्ट इज बेटे नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर। क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है बेटे, एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल की लेयर बनती जाएगी। जैसे ये मॉलिक्यूल है तो ये अट्रैक्शन वीक फोर्सेस ही बनाने हैं, लंडन फोर्सेस तो जितने मर्जी बना लो, तो यहाँ पे वीक फोर्सेस हैं, तो इसमें जो लेयर्स बनेंगी एड्जॉर्ब होके वो मल्टी मॉलिक्यूलर बनेगी। इसमें क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं, एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ना बना के ये मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बनाएंगे। तो फिफ्थ आप लिख सकते हो नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर्स। ठीक है, तो ये कैसी लेयर्स बनाएंगे, ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाएंगे। और ये कौन सी लेयर बनाएंगे, ये मोनो लेयर्स बनाएंगे। दे विल फॉर्म मोनो मॉलिक्यूलर लेयर। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बनाना है जी बेटे, इन्होंने तो केमिकल बॉन्ड इस्टेब्लिश करनी है। तो केमिकल बॉन्ड एक एटम और दूसरे एटम में एक ही बॉन्ड इस्टेब्लिश होगा, तो इसकी जो लेयर होगी वो एक ही होगी। इसमें क्योंकि वीक फोर्सेस हैं तो ये फर्दर अट्रैक्शन फील कर लेते हैं। आपने बहुत सारे फोर्सेस पढ़े हुए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस इन क्लास +1 अगेन इन द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्टिंग में आते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कुछ मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाते हैं, तो उसके कारण और भी फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। So got the point till this bit? Any doubt till this? Any doubt to anyone? No doubt. Next, sixth point बेटे, extent of adsorption की adsorption कितनी होगी। अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन कितनी होगी, और अगर केमिकल है तो केमिकल कितनी होगी। अब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, फिजिकल में एक फैक्टर आता है बेटे क्रिटिकल टेम्परेचर, केमिकल में इसके साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, पहले तो इसकी कोई कोरिलेशन नहीं है। बात करें सिर्फ फिजिकल की, ठीक। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इन द फिजिकल इज रिलेटेड with the ease with which gas can be liquefied। जितनी ज़्यादा गैस लिक्विफिकेशन जल्दी हो जाती है उसकी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। ऐसा होता क्यों है बेटे, देखो जो गैसेस जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अमोनिया होगी आपकी, है ना, ये वाली जो गैसेस है इनमें पोलैरिटी होती है। अगर आप याद करो इनमें डाइपोल मूवमेंट होती है। अगर HCl की बात करूं इनमें डाइपोल मूवमेंट होती है। डाइपोल मूवमेंट के कारण इनमें पोलैरिटी आ जाती है। जिनमें पोलैरिटी होती है वो ज़्यादा आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, दे कैन फॉर्म बॉन्ड ईजिली। जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसी गैसेस, क्योंकि ये नॉन पोलर गैसेस हैं। अगर नॉन पोलर गैसेस हैं बेटे इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम होंगे। जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, अगर आपको वंडरवॉल के कांस्टेंट याद हैं ए और बी, तो हम इसी में से ही आपको क्वेश्चन देते थे, क्योंकि इसमें पोलैरिटी आ जाती थी तो फोर्सेस जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते थे, इनमें पोलैरिटी कम हो जाती है। ठीक है बेटे, अब ये जो गैसेस हैं, ऐसी गैसेस हम कहते थे जल्दी लिक्विफाई हो जाती हैं, ऐसी गैसेस जल्दी लिक्विफाई नहीं होती हैं। और ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऐसी गैसेस का हम क्रिटिकल टेम्परेचर की टर्म्स में बताते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउ सो एवर लार्ज इट्स प्रेशर। मीन्स इस टेम्परेचर, ये एक टेम्परेचर है, मान लो ये एक टेम्परेचर है 10 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर है, एक मिनिमम टेम्परेचर है। इसके ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर दो। आप इसको इस वे में भी समझो बेटे। अब जैसे कि मैं बात करूं
अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 406, ठीक है, केल्विन। अगर मैं नाइट्रोजन का बात करूं तो इसका है 333 केल्विन, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं कर सकती। अब आप ध्यान से समझो, कहते जी इस टेम्परेचर के ऊपर गैस नहीं लिक्विफाई कर सकती, मतलब हमें इतना कम टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा, पहले हमें इतना कम टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा कि हम गैस को लिक्विफाई करें, क्योंकि इसके ऊपर तो लिक्विफाई हो ही नहीं सकती, ये टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है। अरे